है, इससे मैं अपना घर खरीद सकता हूँ। और वैसे भी 2 से 3 दिनों की बात है, इससे ज्यादा दिन ग्लास जिंदा नहीं बच पाएगा। और गेराल्ड भी उनके साथ रुकने के लिए तैयार हो जाता है। अब ये 3 लोग ग्लास के पास यहाँ पर रुक जाते हैं और बाकी सब आगे निकल जाते हैं। गेराल्ड ग्लास के पास ही बैठ जाता है और ग्लास के मरने का इंतजार करने लगता है, लेकिन ग्लास मरने का नाम तक नहीं ले रहा होता। अगले दिन ग्लास का बेटा और वो दूसरा लड़का पेट भरने के लिए शिकार और पीने के लिए पानी लेने चले जाते हैं। तब गेराल्ड पास ही में एक घड़ा खोदने लग जाता है। लेकिन गेराल्ड ऐसा क्यों कर रहा है? क्या वह ग्लास को जिंदा दफनाने का सोच रहा है? ये तो हमें आगे ही पता चलेगा। इस तरह से और भी कई घंटे गुजर जाते हैं और जब गेराल्ड देखता है कि ग्लास अभी तक नहीं मरा, तब वो गुस्से से ग्लास के पास आता है और ग्लास से कहता है कि तुम मरते क्यों नहीं? तुम्हारी वजह से हम सबकी जान चली जाएगी, क्योंकि आदिवासी लोग अभी भी पागलों की तरह हमें ढूंढ रहे हैं और अगर आदिवासी यहाँ पर आ गए तो वो हम सबको मार देंगे और तुम अपनी जान देकर अपने बेटे की और हम सबकी जान बचा सकते हो। अब गेराल्ड ग्लास से कहता है कि अगर तुमने अपनी पल के नीचे झपका ली तो मैं समझ जाऊंगा कि तुम मरने के लिए तैयार हो। ग्लास बेचारा काफी देर तक कोशिश करता है कि उसकी पल के न झपके, लेकिन तब गेराल्ड उसे कहता है कि मुझे लगता है कि तुम अपने बेटे को भी नहीं बचाना चाहते। ग्लास गेराल्ड की बात सुनकर अपने बेटे को बचाने के लिए अपनी पल के नीचे झपका देता है। ये देखकर गेराल्ड ने उसके मुंह में कपड़ा घुसाकर उसकी सांस रोक दी और ग्लास अब तड़प कर मर रहा होता है। तभी ग्लास का बेटा आकर गेराल्ड को बंदूक से पीछे धकेल देता है। ग्लास का बेटा गेराल्ड पर बंदूक तान देता है और उसे मारने की धमकी देता है। गेराल्ड उसे समझाने की कोशिश करता है कि मैं ऐसा क्यों कर रहा था, लेकिन ग्लास का बेटा उसकी कोई बात नहीं सुनता और चिल्लाने लग जाता है, जिसके बाद गेराल्ड ग्लास के सामने ही उसके बेटे को पेट में चाकू मारकर मार डालता है। ग्लास का गला पूरी तरह से कटा होता है, इसलिए वो चिल्ला भी नहीं पाता। वो सिर्फ अपने बेटे को मरता हुआ देखता है और गेराल्ड उसके बेटे को उठाकर दूर एक जगह में छिपा देता है ताकि जब वह तीसरा लड़का वहां पर आए तो वह इसे न देख पाए। कुछ देर बाद जब वह लड़का वहां पर आता है, वो गेराल्ड से पूछता है कि हॉक कहाँ है। तब गेराल्ड उसे बताता है कि वो आसपास ही होगा, थोड़ी देर में आ जाएगा। ग्लास बेचारा उस लड़के जिसका नाम ब्रीजर है उसे बताने की कोशिश करता है कि गेराल्ड ने मेरे बेटे को मारा है, पर वह बता नहीं पाता क्योंकि उसके मुंह से आवाज नहीं निकल सकती। अब रात होती है, गेराल्ड और ब्रीजर सो जाते हैं। अगली सुबह गेराल्ड ब्रीजर को जगाकर उससे झूठ बोलता है कि मैंने यहाँ से कुछ ही दूरी पर 20 आदिवासी कबीले के लोगों को हमारी तरफ तेजी से आते हुए देखा। अगर वो यहाँ तक पहुंचे तो हमारे टुकड़े टुकड़े कर देंगे। ये सुनकर ब्रीजर डर जाता है और बोलता है कि अगर हम चले गए तो ग्लास और उसके बेटे हॉक का क्या होगा? जिस पर गेराल्ड कहता है कि अगर हॉक जिंदा होगा तो हमें ढूंढ लेगा। फिर वो लड़का कहता है कि ग्लास अभी जिंदा है और हमने कैप्टन से वादा किया था कि ग्लास के मरने के बाद हम उसका अंतिम संस्कार पूरे रीति रिवाज से करके यहाँ से निकलेंगे। ये सुनने के बाद गेराल्ड ग्लास को पैरों से पकड़कर बहुत बुरी तरह से खींचता है। ग्लास के पूरे शरीर में घाव होते हैं और वो दर्द से चिल्ला रहा होता है। अब गेराल्ड ने एक दिन पहले जो कब्र खोदी थी उसमें ग्लास को जिंदा डाल देता है और ऊपर से मिट्टी डालना शुरू कर देता है। तब वो लड़का कहता है कि ये तुम क्या कर रहे हो? गेराल्ड कहता है कि ये आज नहीं तो कल मर ही जाएगा और जैसा कि हमने वादा किया था उसका अंतिम संस्कार पूरे रीति रिवाज से किया जाएगा, तो मैंने अपना वादा पूरा कर लिया है। वो उसके ऊपर थोड़ी सी मिट्टी डाल देता है और वहां से चला जाता है और उस लड़के को बोलता है कि तुम भी मेरे साथ चलो। ब्रीजर को ग्लास के इस हाल के लिए बहुत दुख होता है। वो ग्लास से कहता है कि सॉरी मिस्टर ग्लास, मुझे जाना होगा, और ये कहकर वो पानी की एक बोतल ग्लास के ऊपर रखकर वहां से निकल जाता है। अब यहाँ पर ग्लास अकेला है, वो तड़प रहा है। ग्लास कई घंटों तक उसी जगह पर जहाँ उसे दफनाकर चले गए थे अधमरी हालत में लेटा रहता है। वो सोचता है कि यहाँ पड़े पड़े वैसे भी मरना है तो क्यों न बचने की कोशिश की जाए। वो पूरी हिम्मत जुटाकर अपने हाथ पैर हिलाता है और बहुत तकलीफ से गुजरकर वो कब्र से बाहर निकलता है। ग्लास बहुत ज्यादा तकलीफ में होता है। वो रेंगते हुए सीधा उस जगह पर जाता है जहाँ उसके बेटे की लाश है। वो अपने बेटे की लाश को देखकर पूरी तरह से टूट जाता है और बदले की आग में जलने लगता है। उसके बाद वो अपने बेटे की लाश के ऊपर सिर रखकर सो जाता है। दूसरी तरफ सुबह होने पर गेराल्ड ब्रीजर को उठाकर कहता है कि जल्दी उठो, हमें यहाँ से निकलना होगा। आदिवासी कबीले के 12 लोग हमारे पीछे आ रहे हैं। ये सुनकर ब्रीजर गेराल्ड से कहता है कि तुमने तो कहा था हमारे पीछे 20 लोग लगे हैं। वो समझ जाता है कि गेराल्ड ने उससे झूठ कहा था, इसलिए वो गेराल्ड पर बंदूक तान लेता है। तब गेराल्ड ब्रीजर से कहता है कि तुम्हें तो मेरा शुक्रिया अदा करना चाहिए, मैंने तुम्हारी जान बचाई और तुम्हें डराना जरूरी था, क्योंकि एक अधमरे इंसान के साथ हम अपनी जान खतरे में नहीं डाल सकते थे। वैसे भी ग्लास मरने वाला था और अगर तुम जिंदा रहना चाहते हो तो मैं जैसा कहता हूँ वैसा करो, वरना तुम अकेले ग्लास के पास वापस जा सकते हो। ये सुनकर डर के मारे ब्रीजर गेराल्ड की बात मान लेता है और उसके साथ आगे बढ़ने लगता है। दूसरी तरफ ग्लास उसी जगह पर होता है और अब ग्लास को भूख लगती है। वो रेंगता हुआ एक जगह पर जाता है जहाँ किसी जानवर का स्कल पड़ा होता है। वो उसमें से एक हड्डी तोड़ता है और जो सूखा हुआ मांस होता है उसे खाता है। फिर वो रेंगता हुआ एक पहाड़ी के छोर तक जाता है जहाँ वो देखता है कि नीचे एक नदी है। ग्लास को अब प्यास भी लगी थी। वो बड़ी मुश्किल से उसी तरह रेंगता हुआ उस नदी के किनारे पहुंच जाता है और पानी पीने लगता है। लेकिन जब वो पानी पीता है तो पानी उसकी गर्दन से बाहर निकल जाता है क्योंकि उसकी गर्दन कटी हुई थी। अब ग्लास को सबसे पहले अपने घावों का इलाज करना था। उसके पास थोड़ा बारूद बचा होता है। वो सूखी घास इकट्ठा कर आग जला लेता है और थोड़ा सा बारूद अपनी गर्दन के उस हिस्से पर डालता है जहाँ गला कटा हुआ था। फिर वो एक जली हुई लकड़ी को अपनी गर्दन में लगाता है जिससे बारूद जलकर एक चिंगारी पैदा होती है और उस चिंगारी से उसकी गर्दन जल जाती है। वो ऐसा इसलिए करता है ताकि जलने से जो उसका घाव फटा हुआ है वो चिपक जाए। इस दौरान ग्लास को बहुत दर्द होता है
और दर्द के मारे वो बेहोश हो जाता है। उसके बाद ग्लास कई दिनों तक उसी नदी के किनारे रहता है। वो पानी पीकर और मरे हुए जानवरों का मांस खाकर अपने आप को जिंदा रखता है। एक दिन वो आदिवासी कबीले वाले लोग उसी नदी के किनारे आ जाते हैं और इससे पहले कि वो ग्लास को देख पाते, ग्लास जल्दी से नदी में कूद जाता है। वो नदी में तैरता हुआ उन आदिवासी लोगों से काफी दूर चला जाता है। नदी के इस बर्फीले ठंडे पानी में रहने के बाद ग्लास का ठंड से बुरा हाल हो गया था। वो बहुत मुश्किल से आग जलाकर अपनी बॉडी को गर्म करता है और अब यहीं पर रहने का फैसला करता है। इस तरह से ग्लास को यहाँ पर रहते हुए काफी दिन गुजर जाते हैं। अब उसके जख्म भी ठीक हो चुके थे और ग्लास थोड़ा बहुत चलने लगा था। नदी के किनारे होने की वजह से उसे पानी की तो कोई कमी नहीं थी, लेकिन पेट भर कर खाना उसे बहुत मुश्किल से मिलता था। वो वहाँ नदी से मछली पकड़कर उसे कच्चा खाकर गुजारा किया करता था और अपने आप को जिंदा रखता। अब एक रात को जब वो सो रहा होता है तभी उसको आग की कुछ लपटें दिखाई देती हैं और जब वो उस तरफ जाता है तो वहाँ पर एक आदमी होता है जिसने बहुत बड़ा शिकार किया था और वो उसे खा रहा होता है। ग्लास उसके पास जाता है और जैसे ही वो ग्लास को देखता है वो अपना तीर और कमान उस पर तान देता है। ग्लास इशारों से बताता है कि मैं तुम्हारे लिए कोई खतरा नहीं हूँ, मुझे बस खाना चाहिए। वो आदमी समझ जाता है और ग्लास को खाने के लिए शिकार का एक टुकड़ा देता है और दोनों पूरी रात वहीं सो जाते हैं। सुबह उठकर वो आदमी जब ग्लास के जख्मों को देखता है तो वो ग्लास से पूछता है कि ये तुम्हें क्या हुआ है। तब ग्लास उसे बताता है कि मैं अपनी टीम के साथ शिकार पर था और मेरी ये हालत एक जंगली भालू ने की है, जिसके बाद मेरे साथियों ने मुझे मरने के लिए जंगल में ही छोड़ दिया और उन्होंने मेरे बेटे को भी मार दिया। ये सुनकर उस आदमी को ग्लास के लिए बहुत दुख होता है और ये जो आदमी है वो कहता है कि मेरे पूरे परिवार को भी फ्रेंच शिकारियों ने मार डाला। ये कहते हुए वो आदमी बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाता है, पर वो कहता है कि वो उन फ्रेंच लोगों से बदला नहीं लेना चाहता क्योंकि बदला लेना ऊपर वाले के हाथ में है। वह आदमी ग्लास के जख्मों को देखते हुए कहता है कि तुम मेरे साथ ट्रैवल कर सकते हो और इसके बाद वो दोनों एक घोड़े पर आगे का सफर तय करते हैं। दूसरी तरफ